हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले और उनका यूजेस देख रहे थे अलग अलग, और उसी तरीके से हम थ्योरी को रिवाइज भी कर रहे थे। तो हमने लास्ट लेक्चर में अगर देखें तो कैपिटल आर है ना, मतलब सरकम रेडियस, यहाँ तक के फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस कर भी लिया है, और एम साइन रूल, कोसाइन रूल, और आपका हाफ एंगल फॉर्मूला है ना, नेपियर सेनोलॉजी, ये सब चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले जो है हमारे पास कैपिटल आर, चूंकि आपको ऑलरेडी पता है तो फिर से मैं सरकम रेडियस पे नहीं जाऊंगा, है ना। अपन स्टार्ट करेंगे इन रेडियस से। ठीक है, तो इन रेडियस में देखिए क्या होता है। इन रेडियस या फिर कहिए स्मॉल आर, है ना। ठीक है, ये बात। तो अब स्मॉल आर के लिए आपके पास कई सारे फॉर्मूले हैं, कौन सा कभी यूज करना पड़ेगा उसके बारे में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन में प्रूफ वगैरह करने के लिए दिया गया है या फिर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब तो चीज़ें आसान है। ठीक है, अगर स्मॉल आर की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर चीज़ें आसान है, लेकिन प्रूफ वगैरह में कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके के प्रूफ्स में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो आर की बात करें तो आपके पास सबसे पहले तो सारे फॉर्मूले अपन लिस्ट कर देते हैं। तो आर का एक फॉर्मूला होता है क्या, डेल्टा अपॉन एस। ठीक है, कैसे आया वो चीजें आप प्रूफ में मतलब एक तरीके से नोट्स में लिखी होंगी। हमारे काम का अभी क्या है कि आर कितना होता है, डेल्टा बाई एस के बराबर होता है। अब डेल्टा बाई एस में अगर हम देखें तो इसको अलग अलग तरीके से आप कैसे लिख सकते हो, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो एक तो तरीका हो सकता है आपका कि हमने tan a/2 का फॉर्मूला लिखा था, है ना। ये सबसे बेसिक चीज है, r इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। हर जगह सबसे फर्स्ट थॉट यही आनी चाहिए। इससे अगर काम नहीं बन रहा है तो हम किसी और फॉर्मूले की ओर जाएंगे। तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, s माइनस ए tan a/2, या फिर लिख सकते हो s माइनस बी tan b/2, या फिर s माइनस सी tan c/2, है ना। इसको भी लिख सकते हो s माइनस ए tan a/2, क्योंकि tan a/2 का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए। ठीक है, ये था आपका डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। तो मतलब यहां से आपका डेल्टा बाई एस हर बार बन करके आ ही जाएगा। तो ये आपका इन रेडियस के लिए फॉर्मूला है। इसका ज्यादातर यूज आपको कब देखने को मिलेगा, जब आपको कहा जाए ना कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके अलावा कहीं यूज नहीं हो सकता, बट मैक्सिमम टाइम्स आपको इन तीनों फॉर्मूलों का यूज आपको कब दिखेगा, जब आपको कह दिया जाए कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सपोज ए जो है वो 90 डिग्री है, तो आपको यहाँ पे ये चीज पता चल जाएगी कि tan 90/2 मतलब कि आपका 1 लिखा हुआ है, तो स्मॉल आर आपका कितना हो जाएगा, सीधा s माइनस ए के बराबर हो जाएगा। ये बात ठीक है। तो स्मॉल आर यहां से आपका सीधा s माइनस ए या फिर s माइनस बी या फिर s माइनस सी के बराबर है। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट देखिए, अब अगर अपन इसके बाद की बात करें हम, जैसे इन रेडियस तो हमने चलिए स्मॉल आर की बात कर ली, है ना। नेक्स्ट अपन और भी फॉर्मूले इसके बन सकते हैं। ठीक है, एक बनता है इसका स्मॉल आर का फॉर्मूला जो कि कैपिटल आर से कोरिलेट करते हुए बनता है। ठीक है, कैपिटल आर में इसको कन्वर्ट करते हुए बनता है और काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है। 4r sin a/2 sin b/2 sin c/2। ठीक है, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ये वाली जो टर्म है, या फिर स्मॉल आर को कैपिटल आर में आपको कन्वर्ट करना है, कैपिटल आर को स्मॉल आर में कन्वर्ट करना है, तो फिर इस फॉर्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा। दिस इज अ फॉर्मूला विच इंटरकनेक्ट्स स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। अब अगर ये आप दोनों को आपस में आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि ये sin a/2 sin b/2 sin c/2, ठीक है, इसको r कॉमन ले लिया, बाकी लिखा हुआ है आपके पास 4 sin a/2 sin b/2 sin c/2। ठीक है, अब इस चीज को आपको अगर याद हो तो ये कंडीशनल आइडेंटिटीज में भी आता था आपके। ठीक है, किस कंडीशनल आइडेंटिटी में आता था, जब आप बात करते थे cos a प्लस cos b प्लस cos c की। ठीक है, cos a प्लस cos b प्लस cos c ट्रायंगल के लिए अगर देखें, मतलब a प्लस b प्लस c अगर 180 डिग्री है तो cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू आपका पास होता था कितना, 1 प्लस 4 sin a/2, है ना, 180, हाँ, 1 प्लस 4 sin a/2 sin b/2 और sin
c/2। अगर a प्लस बी आपका a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री है तो cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू 1 प्लस 4 sin a/2 sin b/2 sin c/2। अब यहाँ से आपको कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 4 sin a/2 sin b/2 sin c/2 को यहाँ से रिप्लेस करना पड़े कि दिस इज इक्वल टू cos a प्लस cos b प्लस cos c माइनस 1। इस तरीके का भी यूज आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। तो स्मॉल r को यहाँ पे हमने कैपिटल R से कोरिलेट कर लिया, tan a/2 वाला फॉर्मूला भी लिख लिया और डेल्टा बाई s की भी बात कर ली। और एज सच एक बार देख लेता हूँ और कोई भी फॉर्मूला जो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो। नहीं, बस यही हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और होता है हमारा वैसे, जैसे कि ये लिखा जाता है जिससे ये हम प्रूफ करते हैं स्मॉल r के लिए, ये जहां से हमने प्रूफ किया है, तो दैट इज इक्वल टू a sin b/2 sin c/2, ठीक है। a sin b/2 sin c/2 डिवाइडेड बाई cos a/2, ऐसा कुछ ये रहता है। a sin b/2 sin c/2 अपॉन cos a/2, है ना। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपका रहता है बट उतना यूजफुल नहीं है, इसलिए अपन इसको मतलब थोड़ा सा कम ही यूज करते हैं। तो आपको मेनली ये 3 फॉर्मूले याद रहने चाहिए। डेल्टा बाई एस सबसे मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थॉट आना चाहिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह की बात की गई है तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। जो भी आपका 90 डिग्री है उसके करस्पॉन्डिंग वाला यूज कर लीजिए। अगर B90 है तो ये यूज करिए, C90 है तो ये यूज करिए, ठीक है। स्मॉल r और कैपिटल R को कनेक्ट करते हुए आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें आप 4 sin a/2 sin b/2 sin c/2 को कंडीशनल आइडेंटिटीज में भी कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है कुछ क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ये बात। नेक्स्ट आते हैं अपन x रेडियाई पे, ठीक है। x रेडियाई मतलब r1 r2 और r3, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फिर से जैसे यहाँ पे r इक्वल टू डेल्टा बाई एस है, उसी के बिल्कुल करस्पॉन्डिंग यहाँ पे r1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s माइनस ए, r2 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s माइनस बी और r3 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s माइनस सी। ये सबसे कॉमनली यूज्ड आपका फॉर्मूला है, ठीक है, सबसे कॉमनली जो यूज किया जाएगा, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जैसे फिर से वही बात हो गई आपके पास की राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो तो फिर से इसको लिखा जा सकता है और ये काम का फॉर्मूला हो सकता है s tan a/2, ठीक है, s tan a/2। tan a/2 is again delta upon s into s minus a, which will convert this expression into delta upon s minus a, ठीक है। Similarly, this is your s tan b/2 and this one is s tan c/2। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए फिर से ये काम का एक्सप्रेशन हो सकता है, क्योंकि अगर आपका ABC में से कोई भी एक 90 डिग्री है तो योर R1, सपोज A आपका 90 डिग्री है तो R1 विल बी डायरेक्टली इक्वल टू S, ठीक है। तो हाँ, तो ये तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने फॉर्मूले लिख लिए। अब हम स्मॉल r1 वगैरह को, स्मॉल r1, स्मॉल r2, स्मॉल r3 को हम कैपिटल R से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उनसे भी कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है, स्मॉल r1, स्मॉल r2 या स्मॉल r3 को। तो अब इसमें देखिए क्या आएगा। स्मॉल r1 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए स्मॉल r1 का मतलब क्या था, a के सामने वाला जो रेडियस होगा, a के सामने वाला जो x सर्कल बनेगा उसका रेडियस है ना ये बात। a के सामने वाला जो x सर्कल बनता है उसका रेडियस क्या है, r1 है, जिसमें इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किसका यूज हो रहा होगा उसको बनाने के लिए ज्योमेट्रिकली, A का इंटरनल और B और C का एक्सटर्नल बाइसेक्टर यूज हो रहा होगा, बस यही है। तो जिसका इंटरनल यूज होगा उसका साइन रखो और जिसका एक्सटर्नल होगा उसका कॉस कर दो। तो जैसे हम यहां पे बात कर रहे हैं A के सामने, तो A के सामने हम A के इंटरनल बाइसेक्टर को यूज करेंगे, तो A के इंटरनल बाइसेक्टर को यूज कर रहे हैं इसलिए उसका साइन लिखेंगे, ठीक है। B और C का एक्सटर्नल मतलब cos b/2 और cos c/2 लिखना पड़ेगा हमें। सेम तरीके से आप कहें कि 4r यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप B के सामने वाले सर्कल की बात कर रहे हो, तो B के सामने B इन सेंटर फॉर्म, सॉरी एक्स सेंटर फॉर्म करने के लिए आपको B का इन रेडियस, सॉरी B का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यूज करना पड़ेगा, A और C के आपको एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर यूज करने पड़ेंगे। तो जिसका इंटरनल है उसका साइन, जिसका एक्सटर्नल है उसका कॉस, ठीक है। और यहां पे भी सिमिलरली आपको साइन C का लेना पड़ेगा और बाकी दोनों का कॉस लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इन फॉर्मूलों से रिलेटेड आपको
एक दो चीजें और ध्यान में रहनी चाहिए। क्या है कि इन्हीं मतलब जैसे ये वाली चीज थी, यहाँ पे तो हमने कंडीशनल आइडेंटिटी से इसको कोरिलेट कर दिया था कि समटाइम्स इट मे बी कन्वर्टेड इनटू सम कंडीशनल आइडेंटिटी, इस तरीके की। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है, कई बार इनका जो सम वगैरह है या फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R, ठीक है, इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो आपका, अगर आपको ध्यान हो ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी आपको फॉर्मूला ये बताया गया था, साइन A/2 या फिर ऐसे कहिए सीधा ही साइन A प्लस बी प्लस सी। यहाँ ABC कुछ भी एंगल्स हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि 180 के बराबर ही होने चाहिए तीनों का सम, कुछ भी हो सकता है, साइन A प्लस बी प्लस सी। तो इसकी बात हम करते थे ना कि ये कितना हो जाता था, ये हो जाता था आपका साइन A, ऐसा ओपन करते थे साइन A प्लस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस A प्लस बी इंटू साइन सी, ऐसा लिख लिया। तो यहां से ओपन हो गया आपके पास साइन ए कॉस बी कॉस सी, एक का साइन दो का कॉस, तो एक का साइन दो का कॉस, ठीक है ना, एक का साइन आ गया, दो का कॉस आ गया, ठीक है। और फिर से क्या बनेगा, साइन बी कॉस ए कॉस सी, है ना। एक और टर्म बनेगी, चलो एक बार लिख ही देते हैं समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के पहले, साइन बी कॉस ए कॉस सी, और यहां से आपके पास आ जाएगा कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। तो आपके पास इन पहले तीन टर्म्स को क्लब करके आप क्या लिख सकते हो, साइन ए कॉस बी कॉस सी, पहले तीन टर्म्स को आप क्लब करके क्या लिख सकते हो, समेशन ओवर साइन ए कॉस बी कॉस सी के बराबर है, ठीक है, पहले तीन टर्म्स। और माइनस करके आप लिख सकते हो कि दिस इज प्रोडक्ट ओवर साइन ए, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है आपका यूज हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इन तीनों का सोचो सम करोगे, ठीक है, इन तीनों का अगर आप सम करते हो तो आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी ना, साइन ए कॉस बी कॉस सी का समेशन हो जाएगा। यहां पे बस ए बी सी की जगह इस केस में क्या है, A/2 B/2 और C/2 है, तो इसका भी आपको यूज करना पड़ सकता है साइन A प्लस बी प्लस सी वाले फॉर्मूले का, ठीक है। और अगर आप देखो एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R, ये वाला क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए आपने मान लीजिए ये वाली चीजें को क्लब किया, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कुछ R के टर्म्स कैपिटल R में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले थॉट आना चाहिए कि सबको कैपिटल R के टर्म्स में लिख लें। तो मान लीजिए आपने सबको कैपिटल R के टर्म्स में लिखा, तो इसका मतलब आपने इन तीनों का सम किया, उसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बेसिकली आपने लिखा क्या, 4R कॉमन, ठीक है। यहां से आपने लिख लिया समेशन ओवर साइन A/2 कॉस B/2 कॉस C/2, साइन A/2 कॉस B/2 कॉस C/2 माइनस प्रोडक्ट ओवर साइन A/2, यही लिख दिया ना आपने, ठीक है। यहां से समेशन आ गया इन तीनों का, और माइनस ये तो क्या था, प्रोडक्ट ओवर साइन A/2 था ही। तो अब इस चीज को आप क्लब करके इस फॉर्मूले से लिख सकते हो कि दिस इज नथिंग बट 4R कॉमन, और बाकी बचा यहाँ पे साइन ओवर A/2 प्लस B/2 प्लस C/2, ठीक है। तो ये साइन 90 डिग्री बन गया और आपके पास आंसर कितना आ गया, 4R के बराबर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपको यूज करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। जहां पे हमने एक तो इसका बोला कि यहाँ पे कंडीशनल आइडेंटिटी इसके रेफरेंस में यूज की जा सकती है, और दूसरी चीज इनके रेफरेंस में साइन A प्लस बी प्लस सी वाला जो फॉर्मूला था, एक साइन दो कॉस, और यहाँ भी एक साइन दो कॉस है, इसलिए ये चीज इससे कोरिलेट करके आपको कुछ प्रूव करने को दिया जा सकता है। नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला आपके पास आता है लेंथ्स का, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ मीडियन, है ना, इन सब के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये भी छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, याद होने चाहिए, ठीक है। लेंथ ऑफ मीडियन की अगर बात की जाए सबसे पहले, तो मीडियन क्या होता था, मीडियन आपके पास कुछ इस तरीके की चीज थी कि ABC अगर आपके पास ये है, हमने BC के मिड पॉइंट को A से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो चीज बन रही है ये आपका मीडियन है ना। अब लेंथ ऑफ मीडियन अगर आपको फाइंड आउट करना है, मतलब आपको ये AD डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, और इसी तरीके से आप B से अगर मीडियन बनाते हो, सपोज BE बनता है, और ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, G पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो अभी आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि लेंथ ऑफ मीडियन आपको फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला बस आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। प्रूफ्स आप पहले भी देख चुके हो, आप उसको रेफर कर सकते हो, बट जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और जब भी कभी लेंथ ऑफ मीडियन की बात आएगी तो ऑब्वियसली हर बार हम इसी एक ही फॉर्मूला है और उसी को आपको यूज करना भी पड़ेगा।
तो लेंथ ऑफ मीडियन की अगर हम बात करें तो ये जैसे AD की बात करें तो वो कितना होता है 1/3 ऑफ अंडर रूट ओवर, एक से पास करने वाले मीडियन के बारे में बात कर रहे हैं तो a को सबसे बाद में याद करेंगे 2b² + 2c² - a², ये आपका AD की लेंथ रहती है। ठीक है, सॉरी 1/3 लिख दिया मैंने, 1/2 है ना। AD आपके पास कितना आ जाता है 1/2 अंडर रूट ओवर 2b² + 2c² - a²। BE की इसी तरीके से बात करें तो दैट विल बी 1/2 ऑफ, ठीक है, 2b वाला सबसे बाद में आएगा तो 2a² 2c² पॉजिटिव है, b² आपका नेगेटिव है। ठीक है, और इसी तरीके से C के रिस्पेक्ट में रहता तो CF आ जाता आपका हाफ अंडर रूट ओवर 2a² + 2b² - c²। ठीक है, अब इसमें से भी देखिए, अगर मान लीजिए आपको AG या BG इस डिस्टेंसेस के बारे में अगर सोचना हो तो आपको याद रखना चाहिए कि ये G जो है इसको 2:1 में डिवाइड करता है, इधर भी 2:1 में डिवाइड करता है कि नहीं है। तो आप देखिए क्या लिख सकते हो कि AG की वैल्यू कितनी होगी 2/3 ऑफ AD के बराबर होती है। ठीक है, BG को हम इसी तरीके से 2/3 ऑफ BG बता सकते हैं या GE को आप 1/3 ऑफ BE बता सकते हो। ठीक है, ठीक है ना, इधर 1/3 और इधर 2/3। ठीक है, अब इसमें भी एक टाइप का क्वेश्चन बनता है कि आपके पास कई बार यहाँ पे दोनों मीडियंस जो है उनके बीच का एंगल दे दिया कि यहाँ पे एंगल आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये दोनों AG और BG या फिर AD और B ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमारे लिए क्या काम की बात है कि हम लिख सकते हैं ऐसे केस में, इन केस ऑफ परपेंडिकुलरिटी एक तरीके से कह लीजिए, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर है तो आपको कैसी चीजें यूज करने को मिल सकती हैं कि ये 2/3 ऑफ AG होगा, दिस वन इज 2/3 ऑफ AG, राइट, AG नहीं यार, AD, दिस वन इज 2/3 ऑफ AD। ठीक है, और दिस वन इज 1/3 ऑफ BE। इसका होल स्क्वायर करें और इसका होल स्क्वायर करें तो आपको क्या मिलना चाहिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बनना चाहिए। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस के लिए यहाँ पे आ गया AE², और AE खुद क्या होगा AC/2 होगा ना, बिकॉज E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, देन दिस B इज वर्किंग एज अ मीडियन। तो AE आपका कितना हो गया AC/2 हो गया। तो आप इसको भी AE की जगह पे क्या लिख सकते हो AC/2 का होल स्क्वायर, और यहां से अब फिर फर्दर आप प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, ये बात ठीक। 90 डिग्री की जगह कुछ और एंगल दिया हुआ है तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये साइड की लेंथ, ये साइड की लेंथ और ये साइड की लेंथ आपको पता है। ठीक है, ये आपका केस हो गया लेंथ ऑफ मीडियन के लिए। नेक्स्ट आता है आपके पास लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर की लेंथ अगर आपको निकालनी है ना, ABC, आपने मान लीजिए एक एंगल इस तरीके का बना लिया है ना, तो ये A मान लीजिए यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर आता है, D पे इंटरसेक्ट करता है। तो अगर आपको AD लेंथ फाइंड आउट करनी है तो AD लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका A से पास कर रहा है ना, तो HM लिख दो B और C का, और बाकी cos A/2 लगा दो। ठीक है, HM लिख दिया हमने किसका, B और C का, और बाकी आपने cos A/2 लगा दिया। इसी तरीके से अगर B से हम पास करा रहे होते, B का एंगल बाइसेक्टर की लेंथ लिखते मान लीजिए, तो वो आ जाता है आपका, B से पास करा रहे हैं तो A और C का HM लिख दें 2AC/A+C, और लगा दें साथ में cos B/2, है ना। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए तो बस इतना ही चीज इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा डिफरेंट फॉर्म में कंपैरेटिवली यूज कम है। ठीक है, तो मीडियन के लिए आपको ये बीच के एंगल्स वगैरह पे सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको समझ में कुछ चीजें आनी चाहिए, जैसे कि मतलब ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली यहाँ A/2 A/2 B/2 B/2 होगा। इनसे ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, थोड़े बहुत ज्योमेट्री इसकी एक्सटेंड करके। ठीक है, एक और छोटी सी चीज हमारे पास है जैसे लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, है ना, वो उसको भी देख लेते हैं, है ना। लास्ट नहीं दिखा देना चाहिए था, चलिए ठीक है। ये अगर आपको लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है तो इसका तरीका कहाँ से आता है, एरिया से आता है। कि ये अगर ABC ट्रायंगल है, ठीक है, तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाइट ही तो है अपना जो निकालने वाले हैं,
और ये डेल्टा के बराबर होती है। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया 2 डेल्टा बाई बेस, बेस यहाँ पे a का काम कर रहा है ना। तो अगर a से आप अल्टीट्यूड निकालना चाहते हो, वर्टेक्स a से पास करने वाला अल्टीट्यूड, तो वर्टेक्स a से पास करने वाला अल्टीट्यूड जो है वो 2 डेल्टा बाई a के बराबर होगा। वर्टेक्स b से पास करने वाला 2 डेल्टा बाई b के बराबर होगा। वर्टेक्स c से पास करने वाला 2 डेल्टा बाई c के बराबर होगा। ठीक है, तो अल्टीट्यूड के नाम पे तो बस इतना ही है कि लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड आप कैसे निकालते हो। नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले देखते हैं हम, जो हमारे स्पेशल सेंटर्स हैं, जैसे मान लीजिए h है ना ऑर्थो सेंटर, या फिर O है सर्कम सेंटर, I है, ठीक है, इनके डिस्टेंसेस क्या होते हैं डिफरेंट वर्टेक्स और आपकी साइड से, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सर्कम सेंटर की। तो सर्कम सेंटर के करस्पॉन्डिंग हम डायग्राम बना लेते हैं एक बार। तो सर्कम सेंटर आपका कुछ ऐसा रहा, है ना, ये मान लीजिए सर्कम सेंटर है आपका। हमने पहले ही कहा कि ये अगर साइड ए बी सी की बात कर रहे हैं, BC ने यहाँ पे एंगल A सबटेंड करना है, तो इसका मतलब इसके सेंटर पे कितना सबटेंड करने वाला है 2A, और अगर 2A सबटेंड कर रहा है तो इधर एंगल A है, इधर भी एंगल आपका कितना आएगा A आएगा। तो खैर OA OB OC के बारे में तो कोई डाउट नहीं है, ये तो सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपके वर्टेक्स की डिस्टेंस इस सर्कम सेंटर से कितनी होती है, कैपिटल R के बराबर होती है। यही तो डेफिनेशन थी, ठीक है। अब बात करते हैं साइड से डिस्टेंस। तो साइड और पॉइंट के बीच, ये साइड और एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, उनके मतलब यहां से डाला गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर ये लेंथ आपकी R है ना, ठीक है, तो अगर ये R है, ये एंगल A है, तो ये कितना हो गया R cos A हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि O की डिस्टेंस अगर हम साइड A से मेजर करते हैं, साइड A है ना, ये साइड A है, साइड A से मेजर करते हैं या फिर BC से मेजर करते हैं, तो कितनी आती है वो R cos A के बराबर आती है। इसी तरीके से B से अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो वो कितनी हो जाएगी, R cos B हो जाएगी, और C से डिस्टेंस आपके पास R cos C के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो सर्कम सेंटर की डिस्टेंसेस ये रहती हैं आपके पास। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन सर्कम सेंटर के बाद इन सेंटर पे। इन सेंटर के लिए अगर देखा जाए तो इन सेंटर आपका एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, इनका इंटरसेक्शन I। तो ये रहा आपका ABC, ठीक है। तो आपके पास यहाँ बचेगा B/2, यहाँ बचेगा B/2, यहाँ बचेगा A/2, यहाँ बचेगा A/2, ठीक है। तो खैर अपन I तक पहुंच गए। तो अगर हमें स्मॉल r मेंशन करना है तो स्मॉल r के लिए क्या करते हैं, हम I से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और ये लेंथ को स्मॉल r बोलते हैं, है ना। तो खैर I की साइड से लेंथ तो स्मॉल r ही रहेगी ना भाई, यही तो डेफिनेशन थी। जैसे यहाँ पे वर्टेक्स से ये इक्विडिस्टेंट होता है, वैसे ये साइड से इक्विडिस्टेंट होता है। तो I से अगर हम परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप करें या फिर इस पे ड्रॉप करें, ठीक है, तो हमेशा कितनी लेंथ आएगी, R के बराबर ही आएगी। तो इसका मतलब इन सेंटर की डिस्टेंस फ्रॉम साइड A या फिर साइड B या फिर साइड C कितनी होगी, स्मॉल r के बराबर होगी। तो इन सेंटर आपका साइड से इक्विडिस्टेंट है और उसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r के बराबर है। वहीं पे अगर हम वर्टेक्स से बात करें तो वर्टेक्स से डिस्टेंस कितनी है, ये स्मॉल r है, ये वाली लेंथ अगर मान लो मुझे निकालनी है IP, है ना, तो आप इसी डायग्राम से समझ सकते हो कि ये r है तो ये कितना होगा R कोसेक B/2। तो IB की वैल्यू कितनी हो गई, R कोसेक B/2, ठीक है। IC इसी तरीके से क्या हो जाएगा, R कोसेक C/2। IA कितना आ जाएगा, R कोसेक A/2, ठीक है। इसकी बात कर ली हमने। नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला देखते हैं हम, ये इन सेंटर और सर्कम सेंटर का डिस्टेंस देख लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर आपका यहाँ से कोई ट्रायंगल मतलब सर्कल नहीं बनता है। ऑर्थो सेंटर रहा ये ABC, A से अल्टीट्यूड ड्रॉप किया, B से अल्टीट्यूड ड्रॉप किया, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज कॉल्ड H, यही था। तो अब अगर आप देखो यहाँ 90 है, ये एंगल A है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 90 है, ये A है, तो ये वाला कितना बचा आपका 90 माइनस A, है ना। और सिमिलरली इधर भी देखें, ये C है, ये 90 है, तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास, ऑब्वियसली 90 माइनस C, है ना। ओके, इस पॉइंट को मैंने D मान लिया, मान लीजिए, ठीक है। तो अब आपको अगर मैं कहूं कि HA की डिस्टेंस कितनी है, HB की डिस्टेंस कितनी है, HC की डिस्टेंस कितनी है, तो ये वर्टेक्स से डिस्टेंसेस हो जाएंगी। और इसके अलावा आपके पास क्या आ जाएगा, HD
यही तो होगा भाई, ये परपेंडिकुलर खुद ही है ना लाइन। तो एच डी डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, एच डी डिस्टेंस आपकी साइड बी सी से डिस्टेंस हो गई, ठीक है। एच से लेकर के अगर हम ई की बात करें तो ये साइड ए सी से डिस्टेंस हो गई एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आपको ये डिस्टेंसेस मेजर करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, देखो। तो जैसे मान लीजिए आपको एच ए डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो एच ए डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, ये 90 डिग्री है ना, और ये वाला एंगल कितना बचेगा, देखो ये 90 था, ये b था, तो यहाँ बचा आपका कितना 90 माइनस बी, दिस वन इज 90 माइनस बी, राइट। और ये आपका 90 है, दैट मीन्स यहाँ पे एंगल कितना है, b के बराबर है ना। तो अगर हम इस ट्रायंगल AHF की बात करें, ट्रायंगल AHF की बात अगर हम करें, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि आपका AF और AH है ना, AF और AH में क्या रिलेशन बन पाएगा, तो AF अपॉन AH की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो AF अपॉन AH कितना हो गया, ये हो गया आपका साइन B के बराबर है ना, ये एंगल कितना था, B था, तो AF अपॉन AH इज इक्वल टू साइन B, इसके बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, AH तो हमें चाहिए, लेकिन AF के बारे में हमें मालूम नहीं है, तो AF कैसे निकालेंगे, तो AF निकालने के लिए अपन यूज कर सकते हैं ये ट्रायंगल ACF वाला। ट्रायंगल ACF में अगर हम देखें तो ट्रायंगल ACF से हमें क्या पता चलता है कि आपके पास ये लेंथ B है ना, ये पूरी लेंथ B है, ये आपका राइट एंगल है, और यहाँ पे पूरा कितना है, A के बराबर है। तो अगर अपन देखें तो आपका AC जो है हाइपोटेनस का काम कर रहा है, ठीक है, तो हमें AF ही चाहिए ना, तो कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल A, ये लेंथ B, तो ये कितना हो गया, B cos A। ट्रायंगल ACF से हम बोल सकते हैं कि ये लेंथ AC है, cos A इधर बन जाएगा, तो इसका मतलब AF को लिखा जा सकता है B cos A, B cos A। तो AF की जगह पे आप लिख दो B cos A, तो B cos A अपॉन AH इज इक्वल टू साइन B है ना। तो AH की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, B बाई साइन B इंटू cos A, ठीक है। तो 2r cos A, ये आपका 2r cos A के बराबर है AH। इसी तरीके से BH अगर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2r cos B, और CH कितना हो जाएगा, 2r cos C, ठीक है। सिमिलरली तो आपके वर्टेक्स A की डिस्टेंस कितनी होती है, 2r cos A, वर्टेक्स B की 2r cos B, वर्टेक्स C की 2r cos C फ्रॉम ऑर्थो सेंटर। वहीं पे अगर हम डिस्टेंस की बात करें, मतलब साइड से डिस्टेंस, तो साइड से डिस्टेंस आपकी एक तरीके से क्या हो गई, ये HF हो गई है ना। तो HF आप कैसे निकाल सकते हो, HF की बात अगर हम करें तो दिस इज AH है ना, और दिस इज HF। तो हम ट्रायंगल AFH में वापस से चले जाते हैं, और यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि HF अपॉन AH है ना इज इक्वल टू cos B बोल सकते हैं। तो HF आपका कितना हो जाएगा, ये AF नहीं है यार, AH है, ठीक है। HF अपॉन AH इज इक्वल टू cos B। तो AH आपको पता चल चुका है 2r cos A है, तो HF की वैल्यू कितनी हो गई, 2r cos A cos B के बराबर, ठीक है। मतलब अगर आप देखो तो साइड A से HF क्या है, साइड C से डिस्टेंस है ना, HF क्या है आपका, साइड C, AB मतलब साइड C। तो H की डिस्टेंस साइड C से कितनी आएगी, 2r cos A cos B के बराबर। H की डिस्टेंस साइड A से कितनी आएगी, 2r cos B cos C के बराबर। मतलब साइड जब हमें ले रहे हैं तो साइड के दोनों वर्टेक्सेस यूज करने हैं, ठीक है, साइड के दोनों वर्टाइसेस यूज करने हैं, जैसे A और B। वहीं पे अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वर्टेक्स से, तो सिंपल उसी वर्टेक्स को यूज करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन ये ऐसा आता है कि मान लीजिए कि किसी ट्रायंगल का सरकम सेंटर और इन सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन साइड किसी गिवन साइड के पैरेलल है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे, इस जो भी अंग्रेजी आपकी बताई गई है क्वेश्चन में, उस अंग्रेजी को आप मैथ्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई यही चीज तो कही जा रही है कि अगर मान लीजिए आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर एक ट्रायंगल है जिसका सरकम सेंटर और इन सेंटर, ठीक है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन किसी गिवन साइड के पैरेलल है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि
ओ से इस पे डाला गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और इधर डाला गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दोनों आपस में एग्जैक्टली बराबर होगा। इसी तरीके से कुछ भी हो सकता है, ओ आई हो सकता है, एच आई हो सकता है, ओ एच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ओ से डाला गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और आई से डाला गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बराबर होगा, तभी जाकर के ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो पाएंगी। तो जब कभी भी इस बात का यूज किया जाए तो आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स को बराबर करना है आपस में। नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कोई 4 पॉइंट्स दे दिए और कहा कि ये चारों पॉइंट्स आपके ट्रायंगल के कॉन्साइक्लिक हैं, ठीक है। तो कॉन्साइक्लिक होने का मतलब क्या होता है, उस बात को आपको यूज कैसे करना है, ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और उसमें आपसे कहा जा रहा है कि कुछ भी मान लीजिए कि ये एक H वाला पॉइंट मतलब ऑर्थो सेंटर हो गया है ना, ये मान लीजिए D की बात कर दी इसने, A की बात कर दी और इसकी बात कर दी, कुछ भी ऐसा, और कहा कि CF है ना ऐसा, ये ADHF जो है कॉन्साइक्लिक है। तो कॉन्साइक्लिक होने का मतलब क्या होगा, आप इस चीज को कैसे यूज कर सकते हो वो अपन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ऐसा कहा गया, ठीक है, कि ये चारों पॉइंट्स जो हैं आपके कॉन्साइक्लिक हैं। तो अगर कॉन्साइक्लिक हैं तो हम ये कह सकते हैं ना, कॉन्साइक्लिक होने का मतलब क्या होता है कि ये वाला फैक्ट जो होता है ना आपके पास ऐसा वाला, तो ये 4 पॉइंट्स आपके ABCD कॉन्साइक्लिक हैं। तो ABCD अगर आपके कॉन्साइक्लिक है तो आप फैक्ट यूज कर सकते हो कि इन्हीं को यूज करें या फिर हाँ चलिए ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हाँ, तो इस फैक्ट को आप यूज कर सकते हो ना। पावर ऑफ पॉइंट की बात करें हम, या फिर जो बचपन में आपने कोऑर्डिनेट मतलब ज्योमेट्री पढ़ी थी कि PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, क्या कह सकते हैं अपन, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, ये बात ठीक थी है ना। तो इस कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा आपको कॉन्साइक्लिक होने में, ठीक है। कॉन्साइक्लिक होने का मतलब क्या हो जाएगा, फिर यहां से आप बोल सकते हो जैसे C पॉइंट है ना, C पॉइंट, अब अच्छा P पॉइंट ऐसा भी हो सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए ABCD आप 4 लेते हो पॉइंट्स ABCD और ये P पॉइंट पे मान लीजिए अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, तब भी आपका PA PB इज इक्वल टू PC PD होगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों मतलब चाहे P अंदर लाई कर रहा हो चाहे P बाहर लाई कर रहा हो, दोनों ही सिचुएशंस में ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में बात करें हम, तो इस केस में आपका जैसे देखिए C के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो मे भी ऐसा काम में आ जाए CD है ना इंटू CA इज इक्वल टू CH इंटू CF, ठीक है। इस फैक्ट को आप यूज कर सकते हो कभी, और कुछ और दिया हुआ है मान लीजिए, तो उन चारों पॉइंट्स में कॉन्साइक्लिक होने का मतलब बस मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स और कौन सी डिस्टेंसेस यूज करनी है वो तो आपकी बदलती रहेंगी है ना अलग अलग क्वेश्चंस में। लेकिन आपको मेनली क्या ध्यान में रहना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास ये जो दोनों ये थ्योरम्स हैं, ठीक है, चाहे P आपका अंदर लाई कर रहा है चाहे इंटरसेक्शन पॉइंट उन कॉर्ड्स का बाहर लाई कर रहा है, कहीं पे भी P जैसे यहाँ पे है या फिर P यहाँ पे है, दोनों ही सिचुएशंस में आप इस फैक्ट को यूज कर सकते हो। तो कॉन्साइक्लिक होने के केस में अगर देखा जाए तो कॉन्साइक्लिक होने के केस में आपका ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो थ्योरम है वो इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करके आपको क्वेश्चन पे प्रोसीड करने का एक थॉट आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेडल ट्रायंगल की, और पेडल ट्रायंगल के लिए जो हमारे डिफरेंट केसेस होते हैं, लेंथ्स होती हैं, इन सब के बारे में बात। तो पेडल ट्रायंगल देखते हैं सबसे पहले होता क्या था। तो पेडल ट्रायंगल की बात करें, अच्छा पेडल ट्रायंगल ना आपका मतलब स्ट्रेट लाइन के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं पेडल ट्रायंगल वाला कंसेप्ट यूज करके, तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। क्या है पेडल ट्रायंगल, पेडल ट्रायंगल होता है आपका ये ABC है, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, मान लीजिए ये आ गया D, यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आ गया E, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मान लीजिए आ गया F। ये अल्टीट्यूड और ये AD एक अल्टीट्यूड है, ये तीनों अल्टीट्यूड्स हैं। तो ये जो D, E और F को ज्वाइन करने से एक ट्रायंगल बनेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेडल ट्रायंगल बोलते हैं, है ना। तो पेडल ट्रायंगल के बारे में अगर हम देखें तो आपको प्रूफ वगैरह बताए गए होंगे, मैं बहुत ज़्यादा प्रूफ के बारे में नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन जो कंसेप्ट्स आपको यूज करने पड़ सकते हैं उसकी बात करूंगा मैं स्ट्रेट लाइन में, और उसके अलावा यहाँ पे हम फॉर्मूले एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रूफ्स आप
तो एक बार को रेफर करना चाहो तो अपने नोट्स में भी रेफर कर सकते हो, हमारे वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, DE और F, तो ए के सामने वाला जो साइड है, मतलब ए के सामने आपके पास साइड बनी है FE, ए के सामने आपके पास साइड क्या बन करके आई है FE। FE की लेंथ कितनी होगी? FE की लेंथ होगी A cos A के बराबर, बस। FE की लेंथ कितनी है? A के सामने A cos A, ठीक है, सिंपल। B के सामने ऐसे ही B cos B, तो B के सामने क्या बना है? B के सामने साइड बनी है आपके पास DF, तो DF साइड लेंथ कितनी है? B cos B, और ऐसे ही C के सामने क्या है आपका? DE, जो कि क्या है? C cos, है ना। तो ये सभी आपके लेंथ्स हो जाएंगी A cos A, B cos B और C cos C। अगर आप एंगल्स की बात करें तो एंगल्स आपके क्या होते हैं? A के सामने वाला एंगल, मतलब ये जो D वाला एंगल है, एंगल D की बात करें तो एंगल D आपका कितना हो जाता है? A के सामने 180 माइनस 2A। B के सामने वाला एंगल मतलब E की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2B, और C के सामने मतलब एंगल F, वो कितना हो जाता है? 180 माइनस 2C के बराबर, ठीक है। तो साइड की लेंथ कहे पेडल ट्रायंगल के लिए क्या होती है? A cos A, B cos B और C cos C। साइड A के वर्टेक्स A के सामने A cos A, वर्टेक्स B के सामने B cos B, वर्टेक्स C के सामने C cos C, और A के सामने वाला एंगल 180 माइनस 2A, B के सामने वाला एंगल 180 माइनस 2B और C के सामने वाला एंगल 180 माइनस 2C, ठीक है। और एक और चीज की अपन यहां पे बात करते थे, वो था R डैश। इसका जो ट्रायंगल DEF का जो आपका R बनेगा वो क्या होता है? वो आपके ओरिजिनल वाला जो ट्रायंगल था RABC, उसका बाई 2 होता है, मतलब ओरिजिनल वाले सर्कम रेडियस का ये हाफ हो जाता है। DEF का जो सर्कम रेडियस है वो ओरिजिनल वाले सर्कम रेडियस का हाफ हो जाता है। ये तीन चीजें आपने यहाँ पे सबसे पहले यूज करी है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले में पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज रहती है क्या, कि ये जो लाइंस है आपकी BE, CF या AD, ये DEF वाले ट्रायंगल के लिए आपका क्या काम करती हैं? एंगल बाइसेक्टर्स का, ठीक है। ये BE जो है इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है, ऐसे ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, मतलब DA, BE एंड CF आर वर्किंग एज एंगल बाइसेक्टर फॉर ट्रायंगल DEF। तो चूंकि ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इनका इन सेंटर होगा, मतलब अच्छा ये बाहर वाले ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में कहें तो ये ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है। तो ये एक फैक्ट आपको यूज करना पड़ता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन के साथ मर्ज करके यहां से सवाल बनाए जा सकते हैं कि ट्रायंगल ABC का जो ऑर्थो सेंटर है वो आपके ट्रायंगल DEF का इन सेंटर होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको मान लीजिए कभी ऐसा दे दिया गया कि मान लीजिए DEF के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए, ABC के बारे में देखते हैं अपन। हाँ, DEF के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए, तो DEF के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो आप H का कोऑर्डिनेट निकाल सकते होगे भाई। इसका इन सेंटर निकालोगे तो इन सेंटर आ जाएगा ना, और वही इन सेंटर तो ABC के ऑर्थो सेंटर का काम कर रहा है, ठीक है। इतनी बात। अब अगर आपको D पता है तो HD विल वर्क एज अ परपेंडिकुलर टू, अगर D आपको पता है तो आप BC साइड की लेंथ निकाल सकते हो कि नहीं। आपने क्या दिया? आपको दिया गया DE और F। DEF का आपने क्या किया? इन सेंटर निकाला, लेकिन वो इन सेंटर आपके ओरिजिनल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर बन गया। अब जब ऑर्थो सेंटर बन गया तो H और D को जब आप ज्वाइन करोगे तो जो लाइन आएगी भाई, D का कोऑर्डिनेट आपको पता है ना, H का कोऑर्डिनेट आपने पता कर लिया, तो क्या आप BC लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो? तो हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि HD BC के परपेंडिकुलर होगा। तो HD की स्लोप आप निकाल लो, फिर आप BC की स्लोप के बारे में कमेंट कर सकते हो, और BC इज नथिंग बट अ लाइन पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर स्लोप, पासिंग विद दैट पर्टिकुलर स्लोप थ्रू पॉइंट D, ठीक है। इस पॉइंट D से पास करने वाली आप लाइन की इक्वेशन भी लिख पाओगे। तो ये वाला जो फैक्ट है, ये वाला फैक्ट आपके पेडल ट्रायंगल और स्ट्रेट लाइन मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन दोनों को आपस में इंटरलिंक कर सकता है। बाकी ये जो चीजें हैं बाकी की, ये तो आपके सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड, ठीक है।
तो ये हमारे पास मेजर पॉइंट्स हो गए जो कि हमें याद रखने चाहिए सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के चैप्टर में। और हमें ये समझना चाहिए कि जब तक हम इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में ग्रिप बनाना काफी टफ होता है, वैसे इसमें भी टफ होता है, ठीक है। तो आपको एक मिनिमम लेवल तक की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, सो दैट कि आपको अगर इजी क्वेश्चन आए तो ना मिस हो। टफ क्वेश्चन आएंगे तो एसओटी के बहुत कम ही लोग वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो अगर आपका एसओटी इतना अच्छा है तो ऑफ कोर्स वहां पे आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर आप कोई इजी क्वेश्चन है जिसको कई लोगों ने अटेम्प्ट कर दिया और आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए जस्ट बिकॉज दिस वाज फ्रॉम एसओटी, ठीक है, तो वो आपकी रैंक को थोड़ा अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो कम से कम एक बेसिक लेवल का आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। कोई इजी क्वेश्चंस आए, ठीक है, इजी टू मॉडरेट तक की कोशिश करिए कि अगर मतलब पॉसिबल हो तो थोड़ा प्रैक्टिस करके अपन वहां तक ग्रिप बनाने की क्वेश्चंस पे कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। थैंक यू ऑल।